चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग जेनेटिक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज से जेनेटिक्स की शुरुआत हो रही है। अच्छा, जेनेटिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, क्या बोलेंगे? आनुवंशिकी। अच्छा, इसमें चैप्टर जो है हमारा जेनेटिक्स में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना होता है। अपने चैप्टर का जो 5, 6, 7 अभी नया वाला एनसीईआरटी के अनुसार ये हो गया है 4, 5 और 6। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे आज से। पुराने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 है ये। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है जेनेटिक्स का, आनुवंशिकी का। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। आप लोग समझते चलेंगे, उसके बाद जो है हम समय देंगे आपको लिखने का। पहले समझ लीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नीट में इससे 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 180 से लेकर 100 नंबर तक का इंपॉर्टेंस है इसका, वैल्यू है नीट का। नीट में इतना लगभग क्वेश्चन आता है इस नंबर का। अच्छा, बोर्ड में आपसे अच्छा नंबर, इस अच्छा लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। तो इसलिए इस सब चैप्टर पे आप लोग को ध्यान रखना है। ये पूरे इकाई पे जो जेनेटिक्स है, इसमें रेगुलर क्लास करना होगा। रेगुलर ऑफलाइन क्लास पे आपको ध्यान देना होगा। क्लास एक भी दिन का अगर छूटता है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे आसान चैप्टर भी आप अगर आप पढ़े होइएगा, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, तो चैप्टर बहुत आसान है। लेकिन जब उसका रिवीजन आप छोड़ दिए हैं, उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो नहीं बनने वाला है। तो इसलिए कोई भी चीज को बहुत आसान मत समझ लीजिए, और कोई चीज को बहुत हार्ड भी नहीं समझना है कि पहले ही उसका इतना ना ज्यादा आपके मन में खौफ हो जाए कि वो यादें नहीं हो, पढ़ने का में भी आपको डर लगे। वैसा वाला चीज, जितना आसान आपको रिप्रोडक्शन लगा था ना, उससे भी आसान आपको जेनेटिक्स लगेगा। रिप्रोडक्शन सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ना? लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर इसको आप पढ़िएगा तो। अब ये उससे तो आसान लगेगा ही लगेगा, बहुत आसान चीजें है ये। ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है आनुवांशिकता और विभिन्नता का सिद्धांत। यानी इसका हिंदी हो जाएगा आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता और और विभिन्नता का, और विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, आनुवांशिकता और विभिन्नता का सिद्धांत। आनुवांशिकता और विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस को हिंदी में आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता और विभिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा। चलिए, इसका पहले एक हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालिएंगे इसको, उसी को वंशागति कहते हैं बाबू। वंशागति। अरे सुनिए, आनुवांशिकता को ही हिंदी में वंशागति कहते हैं। अब ये वंशागति क्यों कह रहे हैं? वंशों के गति। हाँ, वो हम सब समझाएंगे आपको कैसे। क्योंकि लक्षण का यानी कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन एक वंश से दूसरे वंशों में, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है ना, इसलिए उसको वंशागति कहा जाता है। ठीक है, चलिए।
चलिए अब सुनेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी आनुवंशिकता और विभिन्नता का सिद्धांत। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते किसके बारे में। जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी कि ये बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है, इसमें किसकी स्टडी होगी, किस साइंटिस्ट ने के द्वारा इसके बारे में दिया गया था, सारे बातों को हम लोग इसमें समझा जाएगा। देखिए सबसे पहले जेनेटिक्स जो होता है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी पूरे जेनेटिक्स में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, केवल इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। यानी जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट या कलेक्टिव स्टडी अबाउट, सामूहिक रूप से पढ़ते हैं दोनों को मिलाकर, कलेक्टिव स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे कि विभिन्नता, इनहेरिटेंस का मतलब होता है आनुवंशिकता या वंशागति। इसका मतलब हुआ माता पिता से उनके बच्चों में जो भी लक्षण का स्थानांतरण होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसका दूसरा नाम है हेरिडिटी, इसको हेरिडिटी भी कहा जाता है। और विभिन्नता का मतलब होता है एक ही माता पिता के संतान जो आपस में समान नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इसे विभिन्नता कहा जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न भी होता है, ये आप लोग को पहले से भी बताया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में हम लोग इसमें यानी कि हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लक्षणों का ट्रांसमिशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में यानी कि संतान से बच्चों में होता है। दूसरी बात कि एक ही जनक के संतान आपस में किस प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं, एक ही जनक के संतान आपस में किस प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं, यानी वेरिएशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अब शुरू करते हैं यहाँ से टॉपिक। सबसे पहला बात कि ये जेनेटिक्स का मतलब होता क्या। ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी। अब सुनिएगा आनुवंशिकी क्या है, तो बोलेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about inheritance and variation The branch of biology in which we study about inheritance and variation are called genetics. जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आया, यानी हिंदी में कैसे बोलिएगा, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वैसी शाखा है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वैसी शाखा है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। अच्छा, विभिन्नता तथा आनुवंशिकता तथा विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं।
या विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? आनुवंशिकी कहा जाएगा, यानी कि जेनेटिक्स कहा जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि आप ये बात बोल सकते हैं कि सर हम ये बात बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स बराबर इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। सर इनहेरिटेंस को दूसरे नामों में हम लोग हेरिडिटी भी बोलते हैं। यानी आनुवंशिकी बराबर आनुवंशिकता प्लस विभिन्नता। ठीक है, आनुवंशिकता यानी आनुवंशिकी बराबर आनुवंशिकता प्लस विभिन्नता। ठीक है, इस टेबल को उतार लेना है। ठीक है, यानी जेनेटिक्स में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं? सर इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। अब बात आता है कि ये इनहेरिटेंस क्या होता है। पहला नंबर पॉइंट, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। अच्छा, आनुवंशिकता क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण के प्रक्रिया को, माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण के प्रक्रिया को विभिन्नता कहा जाता है। बोल सकते हैं ऐसे, माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण के प्रक्रिया को, सॉरी विभिन्नता नहीं, आनुवंशिकता कहते हैं, विभिन्नता बोल दिए थे हम, सॉरी। तो आनुवंशिकता किसको कहेंगे? माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण के प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। यानी कि इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, अच्छा ट्रांसफर लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ characters, the process of transfer of characters from parents to their offsprings are called इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स
आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी कि माता पिता से या जनकों से उनके संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। बात समझ में आया? यानी माता पिता से जी लिख लीजिए, माता पिता यानी जनकों से उनके माता पिता यानी जनकों से उनके संतानों में जनकों से उनके संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण के प्रक्रिया को स्थानांतरण के प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। आनुवंशिकता किसको कहते हैं? तो माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण के प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण के प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया। यानी माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण के प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। जैसे ये बात हम लोग जानते हैं कि माता पिता से हम लोगों में लक्षण का ट्रांसमिशन होता है, हमेशा लक्षणों का स्थानांतरण होते रहता है। माता पिता से उनके संतानों में हमेशा लक्षणों का स्थानांतरण होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। तो माता पिता से जो भी लक्षण का स्थानांतरण उनके संतानों में होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी इनहेरिटेंस कहेंगे, मतलब आनुवंशिकता कहेंगे। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? वेरिएशन हो जाएगा। वेरिएशन मतलब विभिन्नता। ठीक है, विभिन्नता। चलिए अब देखेंगे वेरिएशन। अब विभिन्नता क्या है? तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता समझ में आ गया कि सर माता पिता से उनके संतानों में जो भी लक्षण का स्थानांतरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकता। अच्छा, ये बात हम लोग जानते हैं कि जैसे माता पिता का जो लक्षण है, जिस तरह का कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर में उसी अनुरूप में उनके बच्चे भी उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता से आनुवंशिक लक्षण का स्थानांतरण बच्चों में होता है, जिस कारण से बच्चे जो है अपने माता पिता से लक्षण में मिलते जुलते होते हैं। और जिन लक्षणों का स्थानांतरण माता पिता से उनके बच्चों में हो रहा होता है उसी लक्षण को हम लोग, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आनुवंशिकता कहते हैं। मेंडल साहब बोले हुए थे कि इस लक्षण का नाम है जीन। मेंडल साहब जी नहीं, उस समय मेंडल साहब पहले इसको फैक्टर बोले थे, यानी कारक बोले थे। फिर बाद में जोहेंसन नामक एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने जीन शब्द दिया था, फैक्टर के बदले जीन बोलने को बोला। जैसे मान लीजिए कि मेंडल साहब का कहना था कि लक्षणों का स्थानांतरण जो होता है ना, माता पिता से बच्चों में जिन लक्षण का स्थानांतरण होता है उस लक्षण का नाम है फैक्टर, यानी कि कारक। और ये कारक जो स्थानांतरित हो रहे हैं ये फैक्टर है, कोई कारक है जो माता पिता से उनके बच्चों में आ रहा है। जैसे बाल के लिए एक अलग रिस्पॉन्सिबल है, पिताजी का बाल झड़ा हुआ है तो उनके बच्चे का भी बाल झड़ा हुआ हो जाएगा। पिताजी का बाल जिस स्टाइल में, मतलब समझिए कचौड़ा कट, या जिस कट में समझिए जिस कट में टकला है उस टक में बच्चा भी टकला हो जाता है। ठीक है, मतलब कि इस तरह से ये देखा जा रहा है कि लक्षणों का स्थानांतरण उनके बच्चों में हो रहा है। तो ये जिस लक्षण का हो रहा है, जिस लक्षण का स्थानांतरण हो रहा है उस लक्षण को कारक कहा जाता है मेंडल के अनुसार। बाद में जोहेंसन नामक वैज्ञानिक आए और वही बताते हैं
कि इसी को हम जीन बोलते हैं। यानी कि माता पिता से बच्चों में जीन का स्थानांतरण होता है, और जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी अनुवांशिकता का इकाई जीन होता है। अनुवांशिकता का इकाई कौन होता है? जीन होता है। यानी जीन वो सबसे छोटा इकाई है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएशन की बात हम लोग कर रहे हैं। वेरिएशन क्या होता है? विभिन्नताएं क्या है? तो विभिन्नता में क्या लिखेंगे? एक ही जनक के संतान आपस में समान नहीं होते हैं, जिसे विभिन्नता कहा जाता है। विभिन्नता जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है। लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं, क्या वो अपने माता पिता के समान होते हैं? नहीं होते हैं। अगर वो अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्नता जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण उत्पन्न होता है। बात समझ में आया? एक ही माता पिता के संतान आपस में समान नहीं होते हैं, जिसे हम विभिन्नता कहते हैं। बात समझ में आया? कुछ लोग एकदम से मरेला जैसे काहे बैठे हुए हैं जी? थोड़ा टाइट बैठिए, लगे कि एकदम से अभी जवान है भाई। सब बूढ़ऊ जैसा झुकिए गए हैं, आजे से लटक गए हैं, लटक लटक बैठ रहे हैं। थोड़ा टाइट बैठिए। ये क्या हो गया है जी? हेलो, थोड़ा कमर उमर मूछ नहीं ना आया है? बैठिए एकदम टाइट, टाइट बैठिए तो। हाँ, सब कोई टाइट बैठे। देखिए एकदम छाती का बाती बाहर निकला होना चाहिए, तब ना इसको जवान कहा जाता है जी। अभी ये लग रहा है कमर टूट रहा है बेचारे का, झुक जा रहा है पहले। थोड़ा टाइट बैठिए, नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि एकदम से पूरा कोई मतलब नहीं इस दुनिया में, भाई निराश हो गए हैं। कोई भी निराश रोगी हो, जीके मिश्रा से तुरंत मिले। इधर देखिए, वेरिएशन क्या होता है भाई? वेरिएशन विभिन्नता क्या बोलेंगे? तो लिखेंगे ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ, एकदम टाइट होकर लिखिए पूरा, ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ सिंगल पेरेंट्स, offsprings of single parents are not identical to each other, not identical to each other, यानी कि offsprings of single parents are not identical to each other, यानी कि सिंगल पेरेंट्स मतलब एक ही जनकों, एक ही जनक मतलब एक एक माता पिता से उत्पन्न होने वाले संतान आपस में समान नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 4-5 भाई है, क्या 4-5 भाई आपस में बिल्कुल समान होता है? कोई 4-5 बहन है तो क्या आपस में बिल्कुल समान होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब हो गया वेरिएशन, विभिन्नता। तो ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सिंगल पेरेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड वेरिएशन। उन्हें क्या कहा जाएगा? वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताएं कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि हिंदी लिख लीजिए, एक ही जनकों के संतान, एक ही जनकों के संतान आपस में समान, एक ही जनकों के संतान आपस में समान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। एक ही जनकों के संतान आपस में समान नहीं होते हैं, उसे विभिन्नता कहा जाता है, उसे विभिन्नता कहा जाता है। तो विभिन्नता किसको कहते हैं? तो एक ही जनकों के संतान आपस में समान नहीं होते हैं, उसे विभिन्नता कहा जाता है। बस समझ में आया? इसे हम लोग वेरिएशन कहेंगे। ठीक है, एक ही जनकों के संतान आपस में समान नहीं होते हैं, उसे विभिन्नता कहा जाता है। चलिए, अब एक बात बताइए, वेरिएशन जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो लिखेंगे वेरिएशन occurs by sexual reproduction,
ठीक है, वेरिएशन अकर्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी विभिन्नताएं लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है। विभिन्नताएं विभिन्नताएं किसके द्वारा उत्पन्न होगा जी? सर लैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, विभिन्नताएं किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तब विभिन्नताएं लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होगी। विभिन्नताएं किसके द्वारा उत्पन्न होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण विभिन्नताएं। हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात किया जाएगा। वेरिएशन तक तो ये बातें समझ में आ गया कि वेरिएशन यानी कि जेनेटिक्स की बातें समझ में आ गई। जेनेटिक्स से होता है सर, जेनेटिक्स में हम लोग किसके किसके बारे में अध्ययन करते हैं जी? तो सर इसमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन यानी कि वंशागति यानी कि आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें हमें बात करना है, जैसे अगला टॉपिक हम लोग का है कि जेनेटिक्स शब्द को पहले किसने दिया था? ठीक है, जेनेटिक्स शब्द को किसके द्वारा दिया गया था? हटा दें। जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय विलियम बैटसन, शॉर्ट में हम लोग डब्ल्यू बैटसन लिखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू बैटसन यानी विलियम बैटसन। तो जेनेटिक्स शब्द को क्या मतलब हो गया? आनुवंशिकी, आनुवंशिकी शब्द को डब्ल्यू बैटसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आनुवंशिकी शब्द को किसके द्वारा दिया गया था? सर आनुवंशिकी शब्द को विलियम बैटसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जेनेटिक्स शब्द को किसके द्वारा दिया गया था? विलियम बैटसन के द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल। जेनेटिक्स के पिता कौन है जी? आनुवंशिकी के पिता, याद रखेंगे, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के पिता या जनक मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स के फादर किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं जेनेटिक्स के फादर। आपके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फुल नेम ऑफ मेंडल। फुल नेम मेंडल का क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी इसका मतलब हुआ मेंडल का पूरा नाम, मेंडल का पूरा नाम। तो मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के पिता या जनक कौन है? मेंडल।
हो गया, मेंडल का पूरा नाम हो गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, उसके बाद अब सुनिए, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अभी हम लोग क्या देखे हैं, सबसे पहले जेनेटिक्स के टर्म को किसने दिया था, विलियम बैटसन। फिर जेनेटिक्स के फादर कौन है, मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या हुआ, ग्रेगर जॉन मेंडल। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि आधुनिक, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधुनिक, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता, आधुनिक आनुवांशिकी, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता या जनक कौन है जी, तो किसको कहा जाता है, तो ये मोर्गन को कहा जाएगा, सॉरी मोर्गन नहीं, विलियम बैटसन को ही कहा जाएगा, लिख लेंगे विलियम बैटसन। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता डब्ल्यू बैटसन यानी विलियम बैटसन को ही कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, मोर्गन। मोर्गन, मोर्गन को प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, प्रायोगिक, प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता, एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने जेनेटिक्स को प्रूव किया था, प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता। और उसके साथ ही इन्होंने क्रिस क्रॉस लिंकेज, इन सभी सिद्धांतों को इन्होंने दिया था। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मोर्गन को कहा जाता है, ठीक है, मोर्गन। मोर्गन साहब जो थे वे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर किनको कहा जाता है, मॉर्गन को कहा जाता है। चलिए, तो प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता मोर्गन को कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता मॉर्गन। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसको कहते हैं, ए गैरोड को। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स यानी मानव आनुवंशिकी के, मानव आनुवंशिकी के पिता ए गैरोड को, ए गैरोड को कहा जाता है। फादर ऑफ, बस इतना ही तो अबे करता है आप लोग को, बस सिर्फ फुले नेम इसका जानिएगा, बाकी सब तो याद करना है नहीं, जो लिखवा दिए गए उसको याद करिए ना।
फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बैटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ए गैरोड, और फिर लिखेंगे फादर ऑफ बायोकेमिकल, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बायोकेमिकल आनुवांशिकी के पिता कौन है? फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर, यानी बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर ए गैरोड को ही कहा जाता है। ए गैरोड यानी कि जैव रासायनिक आनुवांशिकी, आनुवांशिकी ठीक है, जैव रासायनिक आनुवांशिकी के पिता, जैव रासायनिक आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? ए गैरोड को कहा जाता है। जैव रासायनिक आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? ए गैरोड को कहा जाता है। हो जाएगा? चलिए, हो गया। बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर ए गैरोड है। अच्छा, एक स्टार पॉइंट करके लिखना है, ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर ए गैरोड और बायोकेमिकल जेनेटिक्स यानी कि मानव आनुवांशिकी और जैव रासायनिक आनुवांशिकी यानी जीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के पिता, जीवों में होने वाले रासायनिक आनुवांशिकी के पिता कौन है? ए गैरोड है। अच्छा, इन्होंने गैरोड साहब गैरोड डिस्कवर्ड फर्स्ट मेटाबोलिक, गैरोड डिस्कवर्ड फर्स्ट मेटाबोलिक जेनेटिक डिसऑर्डर called एल्कैप्टोन्यूरिया। गैरोड साहब जो थे, इन्होंने सबसे पहले, गैरोड साहब सबसे पहले यानी सबसे पहला उपापचयी आनुवांशिक रोग का खोज किया था, जिसका नाम क्या था? एल्कैप्टोन्यूरिया था। और एल्कैप्टोन्यूरिया को हम एक और नामों से जानते हैं, क्या? ब्लैक यूरिन डिजीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिजीज। ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से किसको जानते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से एल्कैप्टोन्यूरिया को जाना जाता है। और एल्कैप्टोन्यूरिया जो है, ये प्रथम उपापचयी आनुवांशिक रोग है। बात समझ में?
चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। गैरो डिस्कवर्ड, इंग्लिश जो लोग नहीं उतार रहे हैं उतार लीजिए जल्दी से। गैरो डिस्कवर्ड फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे हम एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। यानी गैरोड जो थे प्रथम उपापचयी आनुवांशिक रोग जिसे एल्केप्टोन्यूरिया कहा जाता है का खोज किए थे। हो गया? इसको पहले इंग्लिश उतार लीजिए, हम हिंदी बोल के लिखवा देते हैं। दोनों उतार लीजिए, दोनों का हिंदी हम नीचे में लिखवा देंगे एक एक लाइन दिलवाकर। और जो पढ़ रहे हैं जितना जल्दी हो सके आप इसका कवर कर लीजिए। जितना पढ़ लिए हैं नोट्स क्लियर नहीं है, हमको पता है बहुत स्टूडेंट क्लास रेगुलर नहीं आते हैं। कौन बोलेगा नानी मर गई थी उसी में गए थे, और बहाना का कमी थोड़े है जी। घर में जितना बुढ़िया लोग है नहीं मरा है फिर भी पहले ही मुंगा देता है ऐसा कह कह के, उन्हीं लोग के चक्कर में छुट्टी कह को मार रहा है। अब मान लीजिए कि इधर अभी सावन शुरू हुआ और बहुत इसमें जो है बहाना मारेगा, पूजा नहीं करता है साहब, आस्था के नाम पे बहाना मारेगा। सर मंदिर चले गए थे ना इसीलिए कल क्लास नहीं आया। अभी देखिए मुहर्रम में बहुत बच्चे घर गए हैं, अभी अभी वही है, अभी बहुत बच्चे घर पे हैं, खाएंगे पिएंगे अभी भाई आराम से। कॉलेज जाएगा, सब एग्जाम देगा, कुछ दिन पढ़ेगा कॉलेज में, तब उसके बाद पापा सपना सजा के बैठे हुए हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। यहाँ तो पेशेंट बन रहा है बेचारा, डॉक्टर का तो छोड़िए। चलिए हिंदी लिखेंगे, लिखिए गैरोड गैरोड प्रथम उपापचयी, गैरोड प्रथम उपापचयी, गैरोड प्रथम उपापचयी आनुवांशिक रोग का खोज किए थे। गैरोड प्रथम उपापचयी आनुवांशिक रोग, और ब्रैकेट में लिख लेंगे इस रोगवा का नाम क्या है, एल्केप्टोन्यूरिया। गैरोड प्रथम उपापचयी आनुवांशिक रोग, रोग लिखकर ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, इस रोग का नाम क्या है, एल्केप्टोन्यूरिया। हिंदी में ही लिखना है एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया लिख लीजिए। एल्केप्टोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है, लिख लिए। गैरोड प्रथम उपापचयी आनुवांशिक रोग एल्केप्टोन्यूरिया का खोज किए थे। हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया का खोज किए थे। हो गया। चलिए अगला एरो देकर लिख लेंगे। अच्छा इंग्लिश नहीं उतार रहे हैं, जल्दी उतारिए। काय बर्तन तोड़ रहे हैं जी। हो गया। चलिए दिखेंगे, इसे काला मूत्र रोग भी कहा जाता है। इसे काला मूत्र रोग भी कहा जाता है, ठीक है, इसे काले मूत्र रोग भी कहा जाता है। लिख लिए, इसे काला मूत्र रोग भी कहा जाता है। चलिए तो ये जितना जनरल बात था हम लोग कर लिए। अभी जेनेटिक्स की शुरुआत नहीं हुई है, ये सब जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए पहले बेसिक है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर कि इसके जैसे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में मॉर्गन आते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने सिद्ध किया था, किसको, जेनेटिक्स को सिद्ध किया था। कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए थे। मेंडल साहब जो थे ये फादर थे जेनेटिक्स के, बट बेचारे को फादर की उपाधि तब मिली थी जब ये मर गए, तब बेचारे की मृत्यु हो गई थी 1884 में, ठीक है।
और मरने के 16 साल के बाद सन 1900 में 3 गो साइंटिस्ट आते हैं। 3 साइंटिस्ट आए और तीनों साइंटिस्ट जो थे, ये तीनों साइंटिस्ट के द्वारा फिर से पुनः इनके दिए हुए सिद्धांतों को स्टडी किया गया और बताया गया कि अरे मेंडल साहब तो जेनेटिक्स के भगवान थे, उन्हीं के द्वारा जेनेटिक्स से दिया गया है। ये हम लोग तो अभी जितना भी प्रूफ कर रहे हैं सारा प्रूफ पहले ही से परमाणु लिख के जा चुके हैं, ठीक। और इसी टेंशन से बेचारा मर गए। एक हुक हो ना जाता है जी, हाँ बेचारा उसी में मर गया। क्यों? क्योंकि इतना दिन तक मेहनत किए और इस मेहनत का कोई परिणाम ही हमको नहीं मिला। मान लीजिए बहुत बच्चा सुसाइड करता है ये सोच कर कि खूब मेहनत किए, रात भर मोबाइल पे मेहनत करते थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ए भाई वैसा बच्चा कभी कहियो सुसाइड नहीं कर सकता है। जो रियल में मेहनत किया होगा, जो सही में पढ़ा हुआ होगा, वही कुछ गलत कदम उठाता है। पर उसका कदम उसको उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन कहीं खुला हुआ हो सकता है उस ऑप्शन से बेहतर वो दूसरा ऑप्शन में परफॉर्मेंस दिखाए, ठीक है। तो देखिए जो नहीं पढ़ा हुआ होता है रात रात भर मोबाइल पे लटका रहता है, समझे ना, चार्जर के पास अपना मोबाइल लगा के, ईयरफोन लगा के उसमें तब दिन भर रात भर चिपका हुआ है। बायोलॉजी के नाम पे बता देता है, पापा रखिए ना फोन, जीके मिश्रा के क्लास में आए हैं, अच्छा ठीक है ठीक, पापा फोन रख देते हैं। डर जाते हैं, पहले ही पापा भी डर जाते हैं कि बेचारा गया है पढ़ाई कर रहा है, क्या डिस्टर्ब करें। केमिस्ट्री के समय में फिर बोलेगा सर पापा अभी रखिए ना, केमिस्ट्री क्लास कर रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास जल्दी रखिए रखिए रखिए, फोन रखवा देगा। बिजी टोन नहीं बताएगा, आजकल बहुत तरीका होता है, बिजी नहीं बताएगा, फोन आते रहेगा। आजकल व्हाट्सएप पे कोनो लगा हुआ है, तो कोनो टेलीग्राम पे लगा हुआ है, कोनो इंस्टा पे लगा हुआ है, पापा को थोड़े पता चल रहा है। लेकिन वो किसी भी तरह से भाई मेहनत में कोई कसौती नहीं छोड़ रहा है, पूरा लगा हुआ है पढ़ाई में। अब वो लड़का को घर से अगर मान लीजिए उसका रिजल्ट कम हो गया, घर से अगर प्रेशर ज्यादा मिला, घर वाले उसको डांट दिए, उसके बाद पता चला कि उसका रिजल्ट खराब हो गया। अब जहां वो पहले नेटवर्क अपना लगाया था, जहां बातचीत चल रही थी, अब वो नेटवर्क का कनेक्शन भी टूट गया। मान लीजिए पापा का झोंका, हवा का झोंका इतना तेज था, अब मम्मी का झाड़ू का झोंका उतना ही पे समझिए कनेक्शन टूट गया। और जैसे कनेक्शन टूटा, अब फेल हुआ है तो ऐसा कोई भी कह देगा भाई अब तुम मेरे काम के नहीं हो, तुम फेल हो गए। तो उसके बाद वो बेचारा अब सोचता है कि घर से ना घाट के अब तुम कहीं के नहीं है, तो इसीलिए वो नदी में छलांग लगाता है। सुसाइड वही बच्चा करने का सोचता है। तो पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं करेगा जो रियल में मेहनत किया हुआ है, वो समझदार भी होगा, ऐसा नहीं है। तो अब इसमें जो है मान लीजिए सबसे पहले सुनिए, अब बेचारा ये मेंडल के साथ क्या हुआ था। मेंडल जो थे इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के एक सिलेसिया नामक गांव में, छोटा सा गांव था सिलेसिया, उसी में मेंडल का जन्म हुआ था। कब? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। मेंडल का जन्म जब 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ, ये अपने उम्र में चूंकि बहुत ज्यादा ये पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, जिसके कारण अपने 28 वर्ष के उम्र में, लगभग ये 28 ईयर्स के एज में इन्होंने मटर के बीज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। और ये सन 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक, 1856 से 1863 ईस्वी तक जो है ये अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किए। और 7 वर्षों तक ये अपना मटर के पौधा पे, पी प्लांट पे, गार्डन पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बस समझ में आया, पी प्लांट पर मटर के जो पौधा होता है उस पर ये 7 वर्षों तक वर्क किए। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना से कितना वर्ष तक? 1856 से 1863 ईस्वी तक इन्होंने मटर के पौधा पर वर्क किया था। और मटर के पौधा पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये मटर के पौधा को इसलिए एक्सेप्ट किए थे, इसलिए स्वीकार किए थे, मतलब कि मेंडल साहब आखिर मटर के पौधा पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट किए? उससे भी अच्छा पौधा था, मजबूत पौधा था, बरगद का पेड़ चुन लेते। तो बेचारा बरगद के पेड़ का संतान उत्पन्न होते होते ये मेंडल साहब मर जाते। उसका पूरा एक जीवन काल कंप्लीट होने में 200 से 300 साल तक ये जीवित नहीं रहते। तो इसलिए क्या किए, ये एक ऐसे पौधा को चुने जिसका जीवन काल बहुत कम समय का होता है, या बहुत कम अवधि तक ही जीवित रहता है, 3 से 4 महीने, और 3 से 4 महीने में ये अपने संतानों को उत्पन्न कर देता है, जिससे हम देख पाते हैं कि हाँ इनके संतति कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, इनके ऑफस्प्रिंग कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। इट इज इजी टू कल्टिवेट, इसको उगाना बहुत आसान होता है। बोर्ड का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि मेंडल अपने
एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा को क्यों चुना? तो आप क्या बोलिएगा? क्योंकि मटर का पौधा जो होता है इसे आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरी बात, ये द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और जब बाइसेक्सुअल होगा, द्विलिंगी होगा, तो तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं सर इसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सेल्फ पोलिनेशन तो ये खुद से कर लेगा, और क्रॉस पोलिनेशन के लिए हम किसी दूसरे पौधे को चूज करेंगे और दो पौधों के बीच क्रॉस कराएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है मतलब इसमें स्वपरागण और परपरागण बहुत आसानी से होता है, ये द्विलिंगी होता है। अच्छा, उसके बाद इसका जीवन काल बहुत कम समय का होता है और इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इस तरह से ये सब कुछ कारण था जिस कारण से मेंडल साहब जो थे ये मटर के पौधा को चुने थे। दूसरी बात, इसमें कई तरह के लक्षण होते हैं, कई तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं या कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, विपर्यासी विशेषक होते हैं। इसके कई प्रकार के विपर्यासी विशेषक होते हैं। जैसे मेंडल साहब जो थे ये 7 वर्षों तक एक्सपेरिमेंट जो किए थे सन 1856 से 1863 ईस्वी तक, इसमें उन्होंने मटर के पौधा के लक्षणों को चुना था, लक्षणों को दिया था। लक्षण कितने कितने लक्षण इनको दिखाई दिए थे? टोटल 7 लक्षण इनको दिखाई दिए थे, 7 कैरेक्टर। और आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमें तो ये नहीं लगता है कि कोई इसमें से ऐसा व्यक्ति होंगे जो खेतों में नहीं गए होंगे, भाई मटर के पौधा को नहीं देखे होंगे। अगर देखे हैं तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, और नहीं देखे होंगे तब क्या किया जा सकता है? तब रटना पड़ेगा जो बुक में है। सुनिए, अब जैसे आप सबको पता होगा ये 7 लक्षण मटर के पौधे का पता होगा, आप सुनिएगा हम बता रहे हैं कैसे। सर सबसे पहले इसके स्टीम की हाइट यानी तने की ऊंचाई, तना का ऊंचाई देखिएगा, कुछ जो तना होता है बहुत लंबा होता है और कुछ तना जो होता है बौना होता है। बौना होता है यानी छोटा बौना होगा, तो कुछ लंबा होगा और कुछ बौना होगा। तो ये पहला लक्षण हो गया। क्या? स्टीम हाइट, तने की ऊंचाई। हम अभी क्या बोले हैं? मेंडल साहब कितने कैरेक्टर दिए थे, अभी सब नहीं लिखना है बाबू, ये सब समझने के लिए सिर्फ। कैरेक्टर कितना दिए थे यानी लक्षण कितना दिए थे जी? तो सर इनका 7 लक्षण था। और देखिए प्रत्येक लक्षण के कंट्रास्टिंग ट्रेट जो होता था, कंट्रास्टिंग ट्रेट बोलने का मतलब होता है ट्रेट्स, विपर्यासी विशेषक। विपर्यासी विशेषक को इतना समझिए ना कि उनका ये वैसा विशेषता था जो डिफरेंस को बताता था, अंतर को बताता था। जैसे विपर्यासी विशेषक 2 तरह का इसमें होता था। विपर्यासी विशेषक में 2 चीजें आता था, जैसे एक तो डोमिनेंट था, एक क्या था जी? डोमिनेंट था, और दूसरा क्या था? रिसेसिव था यानी कि अप्रभावी था, और एक प्रभावी था। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रभावी, और रिसेसिव का मतलब क्या होता है? अप्रभावी। बात समझ में आया? प्रभावी और अप्रभावी। अच्छा आप सुनिएगा, पहला लक्षण में जैसे सपोज मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं स्टेम हाइट। स्टेम हाइट का मतलब क्या हुआ सर? तने की ऊंचाई। स्टेम हाइट मतलब तने की ऊंचाई। तो तने की ऊंचाई 2 तरह का होता है, या तो बहुत लंबा होगा, नहीं तो बहुत छोटा यानी कि ड्वार्फ, बौना होगा। अच्छा, ये पहला वाला इसमें प्रभावी है, टॉल। टॉल क्यों प्रभावी है? क्योंकि टॉल लंबा अगर कोई है, कोई बौना है, माने कोई मान लीजिए बहुत हट्टा कट्टा मोटा होटा हो, मजबूत हो, और कोई एक लीवर का पिलपिला हो, तो मान लीजिए कि जो मोटा वाला होगा एक थप्पड़ मारेगा, पिलपिला हुआ सूत जाएगा, सूतेगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मोटा वाला प्रभावी हो गया और पतला वाला अप्रभावी हो गया। अब इसमें एक चीज और तरीका है समझने का, जैसे मान लीजिए मोटा आदमी के पीछे पतला आदमी को आसानी से छुपाया जा सकता है, लेकिन पतला आदमी के आगे मोटा आदमी को छुपा सकते हैं क्या? नहीं सर, पतला ही आदमी विलुप्त हो जाएगा। तो उसी तरह का बात है यहाँ, प्रभावी जो होता है ना, जैसे ही अप्रभावी के साथ आता है, अप्रभावी के प्रभाव को नष्ट कर देता है, दबा देता है, हाइड कर देता है, छुपा देता है, और ये दिखता है प्रभावी। ठीक है। अच्छा, प्रभावी में कैसे सूचित करेंगे टॉल को? तो पहला लेटर जो होता है इससे इसको सूचित किया जाता है कैपिटल टी से, अब बौना को स्मॉल टी से नहीं, अब इसी का स्मॉल टी कर देंगे। बस समझ में आया? टॉल को कैपिटल टी से, तो उसके अप्रभावी लक्षण को स्मॉल टी से सूचित किया जाएगा। अगर मान लीजिए इधर एलो रहता तो कैपिटल वाई और इधर में स्मॉल वाई हो जाएगा, चाहे उधर ग्रीन हो या कुछ भी हो। ठीक है। अच्छा आप सुनिएगा, तो पहला तो हो गया सर तने की ऊंचाई, स्टीम हाइट। दूसरे नंबर में फली का आकार आप लोग को पता होगा।
फली देखे हैं मटर का फली, तो मटर के पौधा में जो आप फली देखे होइएगा, जैसे हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग को पता नहीं मालूम नहीं हो कहीं फली होता है का, कैसा होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको अलग अलग सजा देते हैं, और सुनिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं फली के आकार, तो ये फली है, इसे दिख रहा है ये सब, ये फली है। तो सर फली का आकार, कुछ फली का आकार फूला हुआ होता है और कुछ फली का आकार सिकुड़ा हुआ होता है। यानी कुछ फली जो होता है एकदम फूला हुआ होगा, है ना, और कुछ फली जो होता है सिकुड़ा हुआ होता है। तो इसमें फूला हुआ जो होगा वो प्रभावी होगा, और जो सिकुड़ा हुआ होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होगा, वो अप्रभावी हो जाएगा। अच्छा सर, उसके बाद हम लोग ये बीज का आकार देख रहे हैं। बीज का आकार जो होता है, कुछ बीज का आकार गोलाकार होता है और कुछ बीज का आकार जो होता है वो रिंकल्ड छुरीदार होता है। बीजवा का आकार आप कुछ देखिएगा, कुछ इस प्रकार का बीज होता है ऐसे, और कुछ जो होता है सिकुड़ा हुआ, कुछ एकदम गोलाकार होगा। तो ये हो गया राउंड और ये हो गया रिंकल्ड यानी झुड़ीदार। राउंड प्रभावी होगा कि ये प्रभावी? राउंड प्रभावी हो गया तो इसको कैपिटल आर से सूचित करेंगे और अप्रभावी को स्मॉल आर से सूचित करेंगे। बात समझ में आया? अच्छा, उसके बाद फली के आकार तो समझ में आ गया। फली का रंग भी होता है सर, फली का रंग हरा होता है और पीला होता है। तो सर हरा होगा तो उस समय में वो आगे बढ़ रहा है, और जब पीला हो जाएगा तो सूख रहा है, मतलब प्रभावी इसमें हो जाएगा हरा वाला और अप्रभावी हो जाएगा पीला वाला, यानी ग्रीन और येलो। बस समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद फिर अगला बात हम लोग देख रहे हैं, फली का आकार हो गया, फली का रंग हो गया, बीज का आकार हो गया, बीज का रंग है। तो बीज का आकार सर हरा होता है, ग्रीन और येलो होता है। तो इसमें प्रभावी कौन होगा, हरा वाला कि येलो वाला? सोच के बताइएगा। प्रभावी माने हो गया मजबूत की बात, तो सर पीला वाला मजबूत होगा। पीला वाला बीज हार्ड होगा और हरा वाला बीज जो है मुला, एक बार पीसिएगा हाथ पे ही खत्म हो जाएगा, हाँ सॉफ्ट होगा। तो इस तरह से जो है ये बात समझ में आ गया होगा कि बीज का आकार जो बीज का जो रंग होगा, पीला वाला प्रभावी येलो और ग्रीन वाला अप्रभावी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, ये फ्लावर का पोजीशन, पुष्प की स्थिति। पुष्प कुछ पौधा में आप देखिएगा कि नीचे में ही होता है, एक्सिस पे, अक्ष पर होता है, और कुछ एकदम ऊंचाई पर सबसे लास्ट में होता है, टर्मिनल। तो एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल प्रभावी हो गया और टर्मिनल क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। तो 7 लक्षण कौन कौन सा था? अब आप बोल सकते हैं आसानी से सर तने की ऊंचाई। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा सर, ये उसके बाद बोलेंगे सर फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग। उसके बाद क्या बोलेंगे? अब सुनिए सर, फूल का रंग, फूल का रंग तो हम बताए ही नहीं आप लोग को। फूल का रंग सर वॉयलेट होता है, नहीं तो व्हाइट होता है, यही ना 2 कलर में होता है। तो वॉयलेट वाला ज्यादा सुंदर लगता है, तो इसलिए इसको प्रभावी बोलिएगा, उसको अप्रभावी बोलिएगा। तो वॉयलेट वाला प्रभावी हो जाएगा और ये व्हाइट वाला अप्रभावी बोलिएगा। फूल का रंग हो गया, फूल का रंग, और तब उसके बाद क्या हो जाएगा, फूल की स्थिति। तो 7 को लक्षण याद हो गया। कौन कौन लक्षण होगा सर? तने की ऊंचाई, स्टीम हाइट, उसके बाद बोलेंगे फली का आकार यानी कि पॉड शेप, फली का रंग, पॉड कलर, सीड का आकार, सीड शेप, सीड का रंग यानी सीड कलर, उसके बाद फ्लावर पोजीशन, पुष्प की स्थिति, और फ्लावर कलर यानी पुष्प का रंग। हो जाएगा इसे याद? अच्छा सर, 7 को लक्षण बताए थे यानी मेंडल साहब। मेंडल कितने लक्षणों को दिए थे? 7 लक्षणों को दिए थे, और प्रत्येक लक्षण के कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट यानी विपर्यासी विशेषक थे? 2। तो इस प्रकार से
एक लक्षण के जब 2 विपर्यासी विशेषक थे तो टोटल 7 लक्षण के कितने विपर्यासी विशेषक होंगे? 14। यानी कि मेंडल कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट को दिए थे? 14। कितने कैरेक्टर को दिए थे? 7। ये बातें आप लोग को याद रखना है। बस कल हम लोग इसी को लिखा जाएगा, तो सब लोग लगभग फलाव अगर मटर के पौधा को देखें तो उसी के आधार पे याद करना है, रटना नहीं है। मैंने जेनेटिक्स आपको रिप्रोडक्शन से भी आसान चैप्टर लगेगा, एकदम इसमें बोझ नहीं लेना है। लेकिन रेगुलर क्लास नहीं कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो जिन लोग को भी अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का अगर बवासीर की बीमारी है, उसको जल्दी बोलिए ठीक कर ले, क्लास रेगुलर है, नहीं तो मलजारी वलजारी के चक्कर में एग्जाम खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें।